Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss lecture number 1 of our chapter D and F block elements. तो आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर वंडरफुल बैच दैट इज द संकल्प बैच, जहां पर हम संकल्प ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इन द CUET. करेक्ट. तो बहुत से बच्चे मुझे जानते होंगे, बहुत से बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे. तो सबसे पहले मेरा नाम है हर्षा सोनी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023. तो आप लोग अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को डन कर चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डन कर चुके हैं. अब बारी आती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी करना है. तो सबसे पहले मैं आपसे आज की क्लास में कुछ चीज़ों को डिस्कस करूंगी कि आपको पढ़ना कैसे होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और कैसे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. कुछ छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखना होता है क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक होता है. कहने को केमिस्ट्री ही है पर थोड़ा सा इसका पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है. करेक्ट. जैसे कि मैं आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को करते हैं हमारी ग्रिप उतनी ही स्ट्रांग होती है. हमें एक फॉर्मूला चार्ट बनाना होता है, फॉर्मूलेस को लिखना होता है. सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल से बात नहीं बनती, सिर्फ हमारे फॉर्मूले से बात नहीं बनती, हमें कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं. बट अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं क्योंकि ये बातें आज होनी ज़रूरी है. उसके बाद तो हम ये सब बातें नहीं करेंगे, उसके बाद तो हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे. तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट इज़, जैसे ही बेटा आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेटा एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं. एक है बेटा आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, एक है बेटा आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहले आप D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे मैम के साथ और फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद अगला चैप्टर विच इज़ योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर्स हम मिलके कवर करेंगे. D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ये आपके बोर्ड्स के लिए 2 बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर्स है. अब देखो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो पढ़ना होता है उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है. व्हाट इज़ द वे दैट यू कैन डू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर एफिशिएंटली. सबसे पहली बात, आपको अपने क्लास के जो नोट्स हैं, आपके जो क्लास के जो नोट्स हैं बेटा वो आपके बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बने हुए होने चाहिए. क्योंकि अगर आप D एंड F ब्लॉक को अगर NCERT से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये पहले ही बता देती हूँ कि NCERT D एंड F ब्लॉक के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है. आप अपने आप को पढ़ने के बाद भी पाएंगे कि यू आर कंफ्यूज्ड. तो NCERT मैं आपको रिकमेंड इस चैप्टर के लिए नहीं करूँगी. आपका मन है आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल पढ़िए, बट नोट्स से बाहर कुछ है ही नहीं. नोट्स में सब कुछ कवर करवाऊंगी. तो NCERT नहीं भी पढ़ते हैं D एंड F ब्लॉक की तो चल जाएगा. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ना होगा वो मैं अपने आप बता दूंगी. ठीक है, फिलहाल मैं आपसे D एंड F ब्लॉक के लिए ज़्यादा फोकस्ड बात कर रही हूँ. तो क्लास के नोट्स आपके बहुत अच्छे से बने हुए होने चाहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से बने हुए होने चाहिए. आप स्किप नहीं कर सकते नोट्स को बनाना. सबसे पहली चीज़ तो क्लास के नोट्स आपके बहुत प्रॉपर तरीके से बने हुए होने चाहिए एंड इवन प्रॉपर के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा नीट भी होने चाहिए. साफ साफ लिखना है ताकि आपको 1 महीने बाद खुद ही ऐसा ना लगे कि मैंने ये क्या लिख दिया, ये तो मेरे ही नोट्स हैं और मुझे ही समझ में नहीं आ रहे. सो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है. दूसरी चीज़ है बेटा वो ये है कि आपको डेली का काम डेली करना है. मान लीजिए कि आज मैंने लेक्चर दिया आपको, आपने आज का लेक्चर, मान लीजिए आपको आलस आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं लेक्चर बस सुन लेता हूँ, मैं नोट्स कल बना लूँगा, है ना. हो सकता है आप किसी वजह से कल ना बना पाएँ, हो सकता है आप परसों भी ना बना पाएँ, कुछ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है. दिस इज़ लाइफ, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, है ना. और सर्दियों का मौसम है, आलस हो तो मैं पता है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहता है हम लोगों का सर्दियों के समय पे. तो अपने आप को प्रोकास्टिनेशन की
सिचुएशन में लाना ही नहीं है। व्हाट इज़ प्रोकास्टिनेशन कि हम कल कर लेंगे, हम शाम में कर लेंगे। आपने अगर लेक्चर अभी देखा है तो आप साथ साथ में ही नोट्स बनाएंगे। तो इन नट शेल मैं कहना चाहूँगी कि आपका डेली का काम डेली होना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ जाना बेटा, देयर विल बी नो बैकलॉग्स। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में बैकलॉग की प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। आपको कोई बैकलॉग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अगर आप डेली का काम डेली करते हैं तो। अगली बात, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको लर्न करनी है बहुत सारी चीज़ें। आपकी जो लर्निंग है वो साथ साथ में चलनी चाहिए। जैसे कि मैंने आज आपको बोला, लेट्स से कि बेटा तुम्हें ये एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं तो करने हैं याद। बेटा तुम्हें इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है तो तुम्हें करनी है। उसको लिख लिख के याद करो, तुम बोल बोल के याद करो, तुम्हें जैसे याद करना है बेटा याद करो, बट वो तुम्हें याद होनी चाहिए। तो लर्न जो भी मैम करने को कहती है वो आपको करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ों का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। उसके बाद अगली चीज़ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये नोट्स पढ़ें, वो नोट्स पढ़ें, इस टीचर का पढ़ें, उस टीचर का पढ़ें। देखो बेटा, जिस टीचर का पढ़ना है पढ़ो। टीचर पे तो हम तुम्हारे रोक कभी लगाना ना तो हमें अच्छा लगता है ना हमें पसंद है। तो तुम्हें जो टीचर का पढ़ना है पढ़ो, लेकिन एक बात का बस ध्यान रखना है कि आपको मेरी क्लास में अगर आप प्रेजेंट हैं तो आपके क्लास के जो नोट्स हैं वही आपको पढ़ने हैं। जो मैम क्लास के क्वेश्चंस कराती हैं, है ना, वो आपको करने हैं। मैम आपको हमेशा कुछ ना कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देंगी, वो आपको करना है। मैम आपको डीपीपी प्रोवाइड करेंगी, वो आपको करनी है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब बेटा क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप करेंगे अपने NCERT के क्वेश्चंस। चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हमेशा NCERT के सवाल लगाए जाते हैं। साथ साथ में NCERT के सवाल आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि NCERT में आगे का पॉइंट उठाकर पूछ लेते हैं, फिर पीछे का पॉइंट उठाकर पूछ लेते हैं। बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेहतर है आप पहले इन चारों चीज़ों को करिए, उसके बाद आप NCERT पे जाइए, ताकि आप NCERT को बहुत अच्छे से फिर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये है आपका तरीका। दिस इज द वे टू स्टडी, वे टू स्टडी। यह आपका तरीका होना चाहिए कि आपको किस किस तरीके से पढ़ना है। और ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये चीज़ आपको फॉलो करनी है जब तक कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन है या कुछ भी है वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। बट टिल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डू फॉलो these 3 points and for the questions purpose do follow all these points। तो इसी तरीके से बेटा पढ़ना है तो कभी कोई परेशानी आपको आएगी ही नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं इवन ऑपरेट करने में भी। बहुत से बच्चे जैसे फ़ोन को यूज़ करते हैं बेटा, तो फ़ोन को यूज़ करते समय अगर आपकी वीडियो को ऐसे आप देख रहे हैं ना, तो वो आपको क्या दिखाई देता है ऐसे, फिर आपको टीचर की हैंडराइटिंग छोटी लगती है, आपको टीचर का डायग्राम्स जो टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लेके आते हैं वो आपको छोटे दिखाई देते हैं। तो आप कभी भी इस फॉर्म में अपना लेक्चर नहीं देखेंगे। आप हमेशा अपने रिस्पेक्टिव लेक्चर को लैंडस्केप मोड में लेकर आएंगे इस तरीके से कि आपकी पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाई दे आपकी स्क्रीन पर। लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप पे तो कोई टेंशन है ही नहीं, पर अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं इस तरीके से क्या होता है बेटा, एक तो आप सारा ध्यान आपका चैट्स में लगा रहता है, आप चैटिंग ही करते रहते हैं, है ना, वो सब आपको करना नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ इतना रहना चाहिए कि टीचर क्या रिस्पेक्टिव चीज़ आपको पढ़ा रहा है। डाउट पोर्टल है, डाउट पोर्टल में डाउट पूछ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है। बस टीचर की बात को ध्यान से सुनना है, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा कि आपको आज पढ़ना क्या क्या है। आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट आर द टॉपिक्स दैट हैव टू बी कवर्ड टुडे। तो सबसे पहले बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन, कि आज ये जो आपका D&F ब्लॉक चैप्टर है ये क्या आपको क्या इंट्रो देने वाला है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीखेंगे,
पोजीशन सीखेंगे, आप ये जानेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो ये चारों के चारों टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपके सामने एक डेफिनेशन आती है, किस चीज़ की? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सी डेफिनेशन बेटा? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और एक पार्ट में हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। मैं सबसे पहले आपको कवर करवाऊंगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले वी हैव द डेफिनेशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक विद अस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा बेटा? हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे, या आप एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, किसी भी ब्लॉक को, हाउ डू यू डिफाइन द ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसका तरीका है बेटा, उसकी डेफिनेशन रहेगी आपके पास एलिमेंट्स इन विच last electron enters the d subshell are called d block elements। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन, वो जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करे वो आपका कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहली डेफिनेशन, वो आपसे बोर्ड्स में पूछे, कहीं पर भी पूछे, यही लिख के आनी है। ठीक है बेटा, मैं प्रिंटेड फॉर्म में डेफिनेशंस नहीं लेकर आती हूँ, डेफिनेशंस मेरी खुद की बनाई हुई होती हैं और वही आपको आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में लिखनी है और आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ, सो लेट्स से आई हैव एन एग्जाम्पल। मैं आपसे बोलूँ कि बेटा एक एलिमेंट है स्कैंडियम, Sc यानी कि स्कैंडियम। मैं आपके सामने एक एलिमेंट लिखती हूँ स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर बेटा, जिसका Z एटॉमिक नंबर होता है 21। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखती हूँ। मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि ये डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है या क्या है, मैं सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखूंगी। तो वो आएगी बेटा आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 3d1, 4s2। यानी कि बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से रिस्पेक्टिव सबशेल में फिल करा है। आपने डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करा है ना। ये आपका है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा? आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको दिखाई दे कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर रहा है तो ऐसे रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पहली सिंपल डेफिनेशन, भाई क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा? यस मैम, बिल्कुल। अब इतना आप लिखेंगे, मैं साइड हो गई हूं, आप यहां पर पॉज कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा? अब क्या होता है ना बेटा, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बाद इनके बारे में कुछ और चीज़ों को भी सीखना होता है। जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ते हो, है ना, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ पर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाया जाता है, एजिमिथल क्वांटम नंबर समझाया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझाया जाता है। तो डी के लिए आपको कुछ बातों को सीखना है। वो क्या है? जो आपके पास आपका डी ब्लॉक होता है ना, वो क्या क्या चीज़ें हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से पता चलती हैं, वो भी अब आप देखोगे। आपका जो डी होता है उसके लिए एजिमिथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, एजिमिथल क्वांटम नंबर की जो बेटा आपके पास वैल्यू होती है, यानी कि एल की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है आपके पास 2। कितनी वैल्यू होती है बेटा? आपके पास 2 होती है ना। अब आपको पता है बेटा ये चीज़ कि इसके पास अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें,
क्या बात करें बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि m, वो कितना आएगा, वो आपके पास आता है -L2 + L, यानी कि ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2, -1, 0, +1, +2, है ना। ये सब वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो आपको L की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और इवन आपको M की वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। ये टोटल वैल्यूज़ आपके पास कितनी आई है, 5 आई है, यानी कि D के आपके पास बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस बात का मतलब है बेटा कि आपके पास D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ध्यान से देखना है, ये सारे के सारे डब्बे हैं आपके पास, यानी कि आपके पास क्या है बेटा, 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो हमेशा ध्यान रहे बेटा, ये पूरा का पूरा एक बॉक्स आपका कहलाता है सब शेल, और उसके अंदर से एक छोटा सा बॉक्स आपके लिए कहलाता है क्या, ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा आपको किस चीज़ के बारे में बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा बेटा। किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा आपको बताएगा किसके बारे में, सब शेल के बारे में। किसके बारे में बेटा, सब शेल के बारे में। तो सब शेल एजीमुथल क्वांटम नंबर से जुड़ा होता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो एक और तरीके से निकाल सकते हैं आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। वो होता है बेटा आपके पास तरीका 2l + 1, यानी कि D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 5। तो इस तरीके से भी आप अपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हैं। अब बेटा ये जो आपके पास आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अपने कुछ ना कुछ नाम होते हैं। क्या क्या नाम रहते हैं, एक रहता है बेटा आपके पास dxy, dyz, dxz, है ना, dx² -y² एंड बेटा dz²। ये सब आपके नाम होते हैं, dxy, dyz, dxa, dx² -y² एंड dz²। ये सभी के सभी नाम हैं हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसके, D के। सभी देख लीजिए बेटा, मैं साइड में हट गई हूँ, आप लिख सकते हैं, पॉज करके आप इन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, आपको इन सभी के सभी जो आपके पास आपके D ऑर्बिटल्स आते हैं, आपको इन सभी की शेप्स पता होनी चाहिए। ये जो बेटा आपके पास D ऑर्बिटल्स आते हैं, आपको इन सभी की शेप्स पता होनी चाहिए। तो अब हम आपके सामने इनकी शेप्स बनाएंगे। सबसे पहले आता है बेटा आपके पास dxy, देन वी हैव dyz, देन वी हैव dxz, वी हैव dx² -y² एंड बेटा dz²। सबसे पहले मैंने इन सब के नाम लिखे हैं, फिर हम बनाएंगे बेटा इनसे जुड़ी हुई एक्सिस। यहाँ पर आपकी YZ एक्सिस आएगी, यहाँ पर आपके पास आपकी XZ एक्सिस आएगी, यहाँ पर XY एक्सिस आएगी एंड यहाँ पर Z एक्सिस आएगी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इनसे जुड़े हुए लोब्स। जब आपके पास dxy ऑर्बिटल होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा इन द बिटवीन एक्सिस आती है, इन बिटवीन द एक्सिस आती है। तो यहाँ पर बेटा कहाँ पर आएगी, इन बिटवीन द एक्सिस आएगी, इन बिटवीन द एक्सिस आएगी। मैं बार बार कह रही हूँ, तो इस बात का मतलब बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस आ रही है। यहाँ पर इन बिटवीन द एक्सिस आ रही थी, यहाँ पर ऑन द एक्सिस आ रही है। कहाँ पर आ रही है बेटा, ऑन द एक्सिस आ रही है। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकल जाए। मैं इवन इसे शेड भी करूँगी ताकि आपको और अच्छे से ये बात क्लियर हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर प्रेजेंट है। मैं इसको शेड भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ये है आपके पास आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस। यहां पर भी ऑन द एक्सिस रहेगी, यहां पर बेटा आपके पास रहेगी इन बिटवीन द एक्सिस। आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ऑन द एक्सिस है,
या इन बिटवीन द एक्सिस है, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से सवाल सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस रहती है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इन बिटवीन द एक्सिस रहती है। यही सवाल बेटा आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रहे बहुत अच्छे से। बनाएंगे बेटा इसे। Similarly here also. ये चीज़ें बेटा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में समझाई जाती है। अब बेटा जो आपके पास एक्सिस है उसका भी नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सिस का नाम, अगर ये आपके पास डी एक्स वाई है तो बेटा ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस होंगी, ये आपके पास वाई और जेड एक्सिस होंगी, ये एक्स और जेड एक्सिस होगी, ये आपके पास बेटा एक्स और वाई एक्सिस होगी, और ये सिर्फ जेड एक्सिस। तो यहाँ पर आप अपनी एक्सिस को थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको वो एक्सिस विजिबल हो। ये है आपकी एक्सिस, ये बेटा आपकी जेड एक्सिस है जो कि यहाँ से आपके विजिबल होगी। और यहाँ पर हमने बेटा बहुत से बच्चों को ना ये भी नहीं मतलब अच्छे से दिमाग में रहता है कि इस रिस्पेक्टिव रिंग का क्या मतलब है। ये जो रिंग होती है बेटा, इस रिंग के अंदर भी प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है डफ नट शेप्ड। क्या नाम दिया जाता है बेटा? डफ नट शेप्ड। तो ये सभी के सभी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये इनकी शेप्स हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से बनता है। बना लीजिए बेटा, मैं साइड में हट गई हूँ, अब आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। अब ये जो तीन एक्सिस हैं बेटा आपके पास, ये तीनों के तीनों, इन सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन एक्सिस होती है बेटा। इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन एक्सिस होती है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये आपको साफ साफ अपना डायग्राम देखकर भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस। वहाँ पर बेटा इन बिटवीन द एक्सिस होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस होगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इन बिटवीन द एक्सिस है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे की तरफ। नाउ अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो हमें अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपने ये तो जान लिया है कि ये वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबशेल के अंदर एंटर होता है। आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा, आपने इनके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, कितने सबशेल्स हैं, ये सब देखा। अब हम चलते हैं अगली चीज की तरफ। अब हम करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन से जुड़ी हुई कुछ और बातें, जैसे कि आपके बेटा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी बेटा आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी आपके मेटल्स होते हैं। तो इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्या इनमें से कोई नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, नहीं, ये सभी के सभी आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। उसके बाद बेटा अगली चीज़ वो ये है कि दे आर प्रेजेंट in between, they are present in between S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं।
ये अभी आप पीरियोडिक टेबल में जब मैं आपको इनकी पोजीशंस बताऊंगी तब आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, मैनी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बेटा कॉइनेज एलिमेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर बेटा ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो कि स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही कवर किए जाते हैं। कॉइनेज एलिमेंट्स हो सकते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो सकते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कुछ इंट्रोडक्शन आपके पास आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। एक और चीज़ बेटा कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास होती है दैट इज टू n-1 d 1 से लेकर 10 ns 0 से लेकर 2। ये बेटा रहती है आपके पास इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-1 d 1 से लेकर 10 ns 0 से लेकर 2। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैं साइड में हट रही हूँ बेटा, पॉज करके लिख सकते हैं। एक और चीज़ बेटा आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूएशन में लिख रही हूँ कि जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जब बेटा आपकी ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हैं, तो आपने एक चीज़ को नोटिस करा है कि आपके पास लिखा है n-1 d 1 से लेकर 10 बेटा, और ns क्या लिखा है 0 से लेकर 2। यही चीज़ आपके पास लिखी है। अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है। वो क्या है? जो आपके पास यहाँ पर n होता है बेटा, जो आपके पास यहाँ पर n होता है दैट इज़ योर वैलेंस शेल, है ना। ये तो बात आप जानते ही हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ते ही हैं कि आपका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर शेल होता है दैट इज़ योर वैलेंस शेल, या फिर आप इसे आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं, वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। तो फिर मैम n-1 क्या होता है? n-1 होता है बेटा आपके पास आपका पेनल्टीमेट शेल। क्या होता है बेटा? इसे आप कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है बेटा एक अंदर, पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल सबसे बाहर वाला शेल, उससे एक कम अंदर आपके पास पेनल्टीमेट शेल होता है। अगर मैं आपको इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू बनाकर दिखाऊं तो अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं, है ना, आपको पता है। तो मान लो कि आउटर मोस्ट शेल है, मैंने इसको नाम दे दिया n। तो बेटा ये वाला जो शेल कहलाएगा वो होगा n-1, ये कहलाएगा n-2 एंड सो ऑन। तो ये जो शेल होगा इसका नाम दिया जाएगा, ये जो शेल होगा बेटा इसका नाम दिया जाएगा वैलेंस शेल। इसका नाम दिया जाता है बेटा पेनल्टीमेट शेल। क्या नाम दिया जाता है बेटा? पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और इसका नाम दिया जाता है बेटा एक और अंदर का एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये जो शेल के नाम है बेटा जो कि नंबर्स के हिसाब से डिसाइड किए जा रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपसे सिंपल पूछूं कि जब आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है, तो इसके अंदर हम एस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में फिल कर रहे हैं या पेनल्टीमेट शेल में फिल कर रहे हैं। सिंपल देखो, एस के साथ क्या लिखा है n, और n को मैम ने क्या बताया है? वैलेंस शेल, यानी कि आपका जो s का इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में फिल किया जाता है। तो फिर मैं पूछूंगी कि बेटा फिर डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर फिल किया जाता है? तो डी के पास जाओ, डी के साथ क्या लिखा है? n-1 लिखा है, यानी कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बेटा, वो पेनल्टीमेट शेल के अंदर होती है। वो किसके अंदर होती है? वो होती है पेनल्टीमेट शेल के अंदर। भूलना नहीं है, ये सब सवाल आता है इस चीज़ पर।
इस चीज पर सवाल बनता है, भूलेगा नहीं, कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा इस चीज को, याद होना चाहिए। लिखेंगे आप कमेंट्स में, याद रहेगा मैम, बिल्कुल याद रहेगा मैम। ठीक है बेटा, अब मैं हट रही हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। मैं हर एक रिस्पेक्टिव पेज पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात कवर कर रही हूँ, तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए और सारा ध्यान बहुत अच्छे नोट्स को बनाने में होना चाहिए। जो भी मैम ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं वही आपके नोट्स हैं। अब तो ठीक है बेटा, एक और चीज़ मैं यहीं लिख देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, है ना, कोई बात नहीं, इधर ही जगह बना लेते हैं, है ना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो ग्रुप नंबर बेटा 3 से 12 के बीच में होते हैं। यानी कि आपके पास जो है टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा? आपके पास टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं, 3 से लेके 12 तक टोटल 10 ग्रुप्स। अब देखो, ये सभी के सभी चीज़ें मैं आपके सामने कवर करूंगी इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो हमारे सामने प्रेजेंट है बेटा एक पीरियोडिक टेबल, जिसे आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत बार देखते हो और अब दोबारा से देखो। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहले बेटा जो हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स होते हैं, ध्यान से देख लो, हमारे पास ये जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जब मैम ने डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन लिखवाई है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करना चाहिए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट की भी यही डेफिनेशन होगी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करना चाहिए। जाहिर सी बात है, करेक्ट बेटा। तो उसी के बाद ही हमारे पास ये जो हमारा रिस्पेक्टिव ग्रुप होता है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, इसको बोलते हैं बेटा हम अपना पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये भी इसी में ही कवर किए जाते हैं। तो सबसे राइट में पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। कहाँ से शुरू होता है पी ब्लॉक एलिमेंट? कहाँ से शुरू होता है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है यहाँ से, इस लाइन से। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लाइन हमने बना दी है। तो बेटा ये सबसे राइट में होंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि आपके पास रहते हैं आपका ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। 13 से 18 तक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं बेटा आपके ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में। यही लिख लेते हैं कि आपका ग्रुप नंबर 1 एंड 2 आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कवर हो जाता है। अब आपको सीखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं। तो बेटा ये जो भी आपके पास प्रेजेंट है, ये जो भी आपके पास प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, ये सभी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये सभी। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे ऑल दीज आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इन सभी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होता है। ये सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं, जिनका ग्रुप 3 से लेकर 12 तक का साथ रहता है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये है बेटा आपका ग्रुप नंबर 3, ये है बेटा ग्रुप नंबर 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये सभी के सभी आपके क्या हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं बस आपको बता देती हूँ बेटा, अब मैं बस आपको बता देती हूँ, ज़्यादा अभी मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करूँगी। मैं बस आपको बता देती हूँ कि यहाँ और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये क्या आपको दर्शा रहा है, ये आपको क्या बता रहा है। लेंथेनम के बाद बेटा, लेंथेनम के बाद आपके पास 58 से 71 जो होते हैं वो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं। और यहाँ पर बेटा
90 से लेकर 103 आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं। बस सुन लिया, डिटेल में सब कुछ बताऊंगी, हर चीज बताऊंगी, पर सिर्फ अभी इतना ही बता रही हूं। लेंथेनम के बाद आते हैं लेंथेनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद आते हैं एक्टिनॉइड्स। ये लाइन यहां बनाई है, रखे ये यही है, पर बीच में यहां घुसाकर तो इसको नहीं दिखा सकती, तो इसलिए इसको नीचे दिखाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। एक्टिनॉइड्स के बाद आते हैं, एक्टिनियम के बाद आते हैं 14 एक्टिनॉइड्स, जो कि सबसे नीचे प्रेजेंट है। थोरियम से लेकर आपका लॉरेंशियम, सीरियम से लेकर आपके पास ल्यूटेटियम, 58 से 71, 90 से 103 लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स रिस्पेक्टिवली। नींद में भी याद होना चाहिए कि लेंथेनॉइड्स कहाँ हैं। लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट है लेंथेनम के बाद, एक्टिनियम के बाद प्रेजेंट है एक्टिनॉइड्स। ये सभी के सभी हिस्सा होते हैं, ये सभी के सभी हिस्सा होते हैं ग्रुप नंबर 3 का ही, ये सभी के सभी हिस्सा होते हैं ग्रुप नंबर 3 का ही। ये ग्रुप नंबर 3 के अंदर की ही बात चल रही है, ग्रुप नंबर 4 पे मैं नहीं गई हूं। साफ साफ ये डब्बा बना के दिखा दिया है कि ये सब ग्रुप नंबर 3 का ही पार्ट है, ग्रुप नंबर 4 का पार्ट नहीं है। अब मुझे जरा गिन के बताओ कि तुम्हारे पास रिस्पेक्टिवली ग्रुप नंबर 3 में कितने एलिमेंट हैं। ग्रुप नंबर 3 में बेटा कितने एलिमेंट है? 14 एक्टिनॉइड्स, 14 लेंथेनॉइड्स, कितना हुआ? 14 और 14 28। एक्टिनियम, लेंथेनम, अट्रियम, स्कैंडियम, 4, ये तो 28 और 4 कितने होते हैं? 32। इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर 3 के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। नींद में भी याद होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें 32 एलिमेंट हैं, वो सिर्फ ग्रुप नंबर 3 है। पहले स्कैंडियम है, फिर अट्रियम है, लेंथेनम है, एक्टिनियम है। लेंथेनम के बाद 14, एक्टिनियम के बाद 14। कोई भी डाउट इस चीज में नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो इसे। अब बेटा जो आपके पास ये ग्रुप नंबर 11 होता है, इसको बोला जाता है बेटा कॉइनेज एलिमेंट्स, और जो आपके पास ग्रुप नंबर 12 होता है, इसको बोला जाता है बेटा सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां पर कॉइनेज एलिमेंट्स। और इन सब बातों का क्या मतलब है, क्या होता है कॉइनेज एलिमेंट्स, क्या होते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैंने बस आपको यहीं पे मार्क कर दिया है। लिखो बेटा, सभी बच्चे लिखेंगे। अब क्या होता है बेटा, ये सब चीज़ें आपने जानी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ हैं, कौन से ग्रुप के बीच में है, किसको क्या कहा जाता है। अब हम इनको क्या करने वाले हैं बेटा, इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं, है ना। हम सब कुछ इनके बारे में अब जानेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ले आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगी, बिल्कुल ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए हर बच्चे का। अब देखो बेटा, ये आपके सामने डी सीरीज लिखी है और ये सभी के सभी आपके सामने लिखे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये है बेटा आपका ग्रुप नंबर 3, ये है बेटा आपका ग्रुप नंबर 4, ये है ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड बेटा 12, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो लिखा है ये है बेटा आपका पीरियड नंबर, ये है आपका 4th पीरियड, ये है आपका 5th पीरियड, ये है बेटा आपका 6th पीरियड, ठीक है बेटा। और ये है आपके पास आपका 7th पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड।
ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब पीरियड नंबर, डी सीरीज, बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर पीरियड नंबर 4 है तो उसको बोला जाता है बेटा 3D सीरीज। अगर पीरियड नंबर 5 है तो उसको बोला जाता है 4D सीरीज, इसको बोला जाता है 5D सीरीज, और इसको बोला जाता है बेटा 6D सीरीज। क्यों बोला जाता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर पीरियड नंबर 4 है तो उसको 3D सीरीज कहा जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये आपका पीरियड नंबर है, ठीक है बेटा, दिस इज योर पीरियड नंबर। अब सवाल आता है कि क्यों इसे ऐसा बोला जाता है। तो देखो बेटा, अब आपसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, आपके पास प्रेजेंट है बेटा, मान लो स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम एंड एक्टिनियम, है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बेटा आपके पास प्रेजेंट है, और ये जाकर एंड होते हैं, ये जाकर एंड होते हैं बेटा कहाँ पे, आपके जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनेशियम पे, है ना। यहाँ पर जाकर बेटा ये आपके एंड हो जाते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जो इस तरीके से यहाँ पर मूव करती है ना। ये आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए, है ना। अब आप इस सीरीज को बेटा ध्यान से सुनना है, इसको बोलते हो आप 3D सीरीज, इसको बोलते हो 4D सीरीज, इसको बोलते हो 5D सीरीज, और इसको बोलते हो बेटा 6D सीरीज, है ना। वहाँ से को बाद में लिखेंगे, पहले आप मेरे हाथों से समझ लो, फिर वहाँ पर मैं आपको लिख दूंगी क्योंकि वहाँ पर स्पेस खराब हो जाएगा फालतू में, है ना। तो पहले समझ लो। अब इसको 3D सीरीज कहते हैं, 4D कहते हैं, 5D कहते हैं, 6D कहते हैं। अब इनके साथ जुड़े हुए हैं बेटा, इनके साथ जुड़े हुए हैं इनके पीरियड नंबर, है ना। इनके साथ जुड़े हुए हैं बेटा इनके पीरियड नंबर। ये है बेटा पीरियड नंबर 4, ये है बेटा 5, ये है बेटा 6, और ये है बेटा 7। इतने में हमारा जो अपना पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है इतने में ख़त्म भी हो जाता है ना। अब लेट्स से बेटा मैं आपको इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। मान लो कि मैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, है ना। तो ये होता है बेटा आपके पास आर्गन 3D10 4s2, ये होता है बेटा क्रिप्टन, ये होता है बेटा जेनॉन, और ये होता है बेटा रेडॉन, है ना। ये होता है बेटा आपके पास 4D10 5s2, ये होता है 5D10, ये होता है 6D10 6s2 एंड 7s2, है ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं भी लिखनी आती है तो परेशान नहीं होना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, पर मैंने अभी लिख दिया क्योंकि मुझे आपको इन दोनों शब्दों का मतलब समझाना है। देखो बेटा, अगर यहाँ पर 3D शब्द आएगा ना तो ये आपकी 3D सीरीज का एलिमेंट है। 4D शब्द आएगा ना बेटा तो ये आपका 4D शब्द का है। 5D आएगा बेटा तो 5D का है, और यहाँ पर अगर 6D आएगा बेटा तो ये 6D सीरीज का एलिमेंट है। सबसे पहले ये बात समझ में आती है, हर बच्चे को आनी चाहिए। तो ये 3D शब्द 4D, 5D और 6D डी सीरीज से जुड़े हुए हैं। 3D, 4D, 5D एंड 6D। और अगर तुम लिख रहे हो बेटा पीरियड नंबर तो 4s, 5s, 6s, 7s, ये सब के सब तुम्हें बताते हैं तुम्हारे पीरियड नंबर के बारे में। अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5s आ रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि वो 5th पीरियड है, वो 4D सीरीज है। अगर लास्ट में आ जाता है 7s तो तुम्हें समझ जाना है कि वो 7th पीरियड है और तुम्हारी 6D सीरीज है। तुम्हारे लास्ट में आ जाता है 4s तो तुम्हें समझ जाना है कि वो 4th पीरियड है, वो 3D सीरीज है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। तो सबसे पहले हर एक बच्चा इस बात को ध्यान रखेगा। दिस टेल्स यू अबाउट योर पीरियड नंबर, दिस टेल्स यू अबाउट योर पीरियड नंबर, भूलना नहीं है किसी को भी। और ये क्या बताता है? सीरीज नंबर, कि भाई तुम 3D सीरीज के हो
कि भाई तुम 4D सीरीज के हो कि भाई कौन सी सीरीज के हो। भूलना नहीं है बेटा, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, यही चीज मैं आपको बता रही हूं। अब मैं साइड में हट गई हूं, आप इसे लिख सकते हैं। तो ये बेटा इस टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज और ये आपके पीरियड नंबर। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे पहले जो आपकी 3D सीरीज होती है, सबसे पहले स्टार्ट होती है बेटा किससे? स्टार्ट होती है आपके पास आपके स्कैंडियम से और ख़त्म होती है जाके किस पर? जिंक पे। ध्यान रहे, स्कैंडियम का बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21 और वो चलती है जिंक तक यानी कि 30 तक, है ना। बीच के सारे एलिमेंट्स के आपको अगर अपने एटॉमिक नंबर लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज 24, दिस इज 25, 26, 27, 28 एंड 29। इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है मोटा मोटा कि ये सीरीज चलती है स्कैंडियम से जिंक पर यानी कि 30, यानी कि 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक। ये आपसे पूछा जाता है बेटा, पहला सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है। सब कुछ तुम्हारे सामने है कि ये कैसे आया, मैंने कुछ नहीं किया है, जो है बस वही बता रही हूँ और तुम्हें इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। फिर क्या, यहाँ बेटा 39 से ये जाता है बेटा कहाँ तक? 48 तक। तो लिखो बेटा ये 39 है, दिस इज 40, यहाँ 41 आएगा, दिस इज 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। यानी कि ये जो सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? ये आपके अट्रियम से कैडमियम तक यानी कि 39 से 48 तक। नींद में भी याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? नींद में भी याद होना चाहिए। अट्रियम, कैडमियम, अट्रियम, कैडमियम, उसके बाद बेटा लेंथेनम 57 है ना। कहां तक बेटा? मर्क्यूरी 80। अब क्या करूं, यहां 58 लिख दूं तो पाप हो जाएगा, यहाँ 58 लिख दिया तो पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको अभी मैंने बताया तुम्हें, अभी तुम्हें बताया था मैंने कि लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट होते हैं जो कि हम नीचे लिख रहे हैं। तो लेंथेनम के बाद अगर हॉफनियम लिखा है तो 57 फिर 58 नहीं लिख सकती ना बेटा, 58 से 71 तो नीचे आ गए। तो अगला एलिमेंट फिर क्या लिखा जाएगा? 72। क्या लिखा जाएगा? 72। यस मैम, बिल्कुल मैम। तो यहां लिखेंगे बेटा आप 72। अब आप लिखते चले जाइए 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। इसको तुम भूल मत जाना, है ना। यहाँ मैं ऐसे ऐसे तारे बना देती हूँ कि तारे तुम्हें चमकते हुए दिखाई दे और तुम्हें याद रहे बेटा। करेक्ट, ओके मैम। उसके बाद बेटा एक्टीनियम पे आओ। अब फिर से वही आ गया 89। अब यहाँ 90 लिख दूंगी, फिर से तुम वही पाप कर दोगे। तो 89, 90 से 103 एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो बेटा यहाँ क्या आएगा? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रहे, हर बच्चे को ध्यान रहे, भूलना नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनमें आपसे गलती हो सकती है। तो बेटा क्या 3D सीरीज़ का मतलब है, क्या पीरियड नंबर का मतलब है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या उनके सिंबल हैं, क्या उनके एटॉमिक नंबर है। सबसे पहले देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स से दोस्ती करनी पड़ती है। दोस्ती करनी पड़ती है,
हाथ मिलाना पड़ता है। जब तक हाथ नहीं मिलाओगे ना तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो तुम्हें सबसे पहला काम तुम्हारा आज घर पे जाके होना चाहिए कि तुमको मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ उसे तुम देखो, उसे तुम समझो, उसे तुम अपने हाथ से लिखो कि कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है, कहाँ पे है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। करेक्ट? लिखो बेटा। अब ये कहाँ से कहाँ तक आएगी बेटा आपकी सीरीज? ये आएगी आपकी लेंथेनम से मर्क्यूरी विच इज़ 57 to 80। ये बेटा एक्टीनियम से कॉपरनिशियम विच इज़ 89 to 112। ये बेटा आपका सवाल आपसे पूछा जाता है कि 3D सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, 4D सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, 5D कहाँ से कहाँ तक होती है, सब चीज़ें पूछी जाती है और इनका क्या क्या मतलब है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ अब ये तो बेटा आप सीख गए। अब अगली चीज़ है कि आपको इन सभी एलिमेंट्स को याद भी तो करना है। याद करना, जब तक वो कहते हैं ना दोस्ती करने से पहले आपको नाम तो पता होने चाहिए, है ना। आपको ये तो पता चल गया कि कौन से गांव से आते हैं, क्या इनके आगे पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो आपको सब पता चल गई है। अब इनके नाम, जब तक नाम ही याद नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा। जैसे टीचर होता है, अटेंडेंस ले रहा होता है, उसको नाम से पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या है, कहाँ से है। पंजाबी नाम हो सकते हैं, आसमीज़ नाम हो सकते हैं, राजस्थानी नाम हो सकते हैं, है ना, साउथ का नाम हो सकता है। मुझे एरिया पता चल गया अब मैं नाम भी तो जानूं कि कौन सा बच्चा है, कैसा है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगी 4D सीरीज़ की। 3D सीरीज़ की ट्रिक मुझे आती नहीं है, वो आप खुद से चैट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 3D सीरीज़ की ट्रिक आप खुद से लिखेंगे। मैं कभी भी 3D सीरीज़ की ट्रिक नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से याद है और हमेशा से बच्चे खुद ही कमेंट में लिख देते हैं कि मैम ये ट्रिक यूज़ कर लो, मैम ये ट्रिक यूज़ कर लो। तो हमेशा ये मेरा एक वो चल रहा है, अब इसको हमेशा फॉलो करना है। तो 3D सीरीज़ की ट्रिक आप खुद से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। याद करना है, कैसे करोगे बेटा। तो एलिमेंट्स हैं आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड द जिंक। ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं बेटा और इन सभी की आपको बहुत ही अच्छे से जो है सिंबल्स सब कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, मैं आपके सामने जो है अब इनके लिखूंगी ट्रिक्स 4D सीरीज़ की। तो आएगा बेटा यारी ज़रा निभाना यारी ज़रा निभाना मौत तक, है ना। रुकावटें रुकावटें राह पड़े अगर कोई, रुकावटें राह पड़े अगर कोई, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई, है ना। जैसे कि दोस्ती होती है कि भाई कोई भी परेशानी हो हमेशा मेरा साथ निभाना, तो वैसी ही चीज़ आपके पास है ट्रिक इन द 4D सीरीज़। करेक्ट? तो लिखा है आपके सामने, यही चीज़ याद रखना है ना। सब एलिमेंट्स के साथ में लिखा है अट्रियम यारी, जिरकोनियम ज़रा, नायोबियम निभाना, मॉलिब्डेनम मौत, टेक्नीशियम तक, है ना। आपके पास रुथेनियम रुकावटें, रोडियम राह पड़े, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम पड़े अगर कोई। ठीक है बेटा, अब अगली ट्रिक आता है। ये थोड़ा गुंडागर्दी वाली ट्रिक है कि गुंडागर्दी चल रही है तो ऐसे ही कुछ ट्रिक है हमारे पास। वो है बेटा ला हफ्ता। अब इसमें क्या है ना ये जो हफ्ता है, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से, ओसामा से ईरान में, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, पिटाऊंगा। अब
कुछ वर्ड्स एक साथ भी आएंगे। देखो ला हफ्ता, तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स का मिक्सचर है। ला हफ्ता, वरना रे, ओसामा से ईरान में, IR से ईरान में पिट आऊंगा, है ना। गा में मैंने एच ले लिया है, पिटाऊंगा में 3 वर्ड्स आ रहे हैं, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, दैट इज द PTAUHG, ठीक है। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। तो ये पूरी की पूरी ट्रिक है 5D सीरीज की। दोस्ती कर रहे हैं हम किससे? डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो नाम तो याद होने चाहिए, नाम ही याद नहीं रहोगे, नहीं रखोगे तो दोस्ती कैसे करोगे? कैसे बुलाओगे? भाई इधर आ, कौन सुनेगा? सारे भाई आ जाएंगे, तो नाम तो लोगे ना। हाँ भाई लैंथेनम इधर आ, इरिडियम इधर आ, तो इसलिए नाम याद रख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम अपनी 5D सीरीज पर। तो इसमें हम एक्टिनियम से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे रदरफोर्ड डूबा सी में बोहर हंस मत। रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस मत। अब रदरफोर्ड भाई गए होंगे, बीच पे गए होंगे, गोवा, फिसल गया होगा, बोहर को बहुत हंसी आ रही है, रदरफोर्ड को गुस्सा आ रहा है ना, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी देखना तुम्हें, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो क्या गुस्सा आ रहा है? रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस मत, है ना। तो लिख रहा है यहाँ पर दूंगा अब ये खुद से याद रखना है ना। रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस मत, दूंगा खींच के, है ना। अब ये वर्ड जो लिखा है वो उसको खुद से पढ़ लेना, है ना। बड़ा अच्छा सा, मुझे ये वर्ड ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अब ट्रिक इसी से ही बन रही है, ज़्यादा बढ़िया बन रही है, याद भी रहेगी, है ना। ऐसे ऐसे वर्ड्स हमें याद रह जाते हैं। तो ये है आपकी ट्रिक। कौन सी सीरीज़ की बेटा? 6D सीरीज़ की। तो 3D सीरीज़ की ट्रिक आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, और बाकी सब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बाकी सब याद करने में परेशानी रहती है, बाकी तो बेटा आप कर ही लेते हो, है ना। तो दोस्ती हो चुकी है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है उनके आपको, अब मैं इन सब एलिमेंट्स के बेटा आपको नाम भी लिख दूंगी, नोट्स में चेक कर लेना, है ना। सबके एलिमेंट्स के मैं आपको नाम भी लिख दूंगी, अगर इनके अगर आपको इनके नाम नहीं पता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी मैं आपको लिख दूँगी, तो नोट्स में देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। अब अगली चीज़ जो बेटा आपके पास आती है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई है अभी कि हमारे पास जो है बेटा, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास बेटा हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1 से लेकर 10 और ns बेटा 0 से लेकर 2। यह आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल रहती है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, है ना बेटा। किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हम लिखेंगे यहाँ पर दिस इज़ योर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें n का मतलब होता है वैलेंस शेल, n-1 का मतलब होता है आपका पेनल्टीमेट शेल। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्ट। अब क्या है कि आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सिखाती हूँ, है ना। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। सबसे पहले लेट्स से बेटा हमारे पास आता है Z = 25 फॉर मैंगनीज, है ना। Mn मैंगनीज के लिए हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हमारे लिखने का तरीका क्या है बेटा? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p6, then we have 3s2 3p6 3d5 and 4s2। एक तो बेटा आपके पास लिखने का तरीका होता ही है कि आप इस तरीके से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इतना पोर्शन जो है उसे नॉर्मल गैस के अंदर डाल दीजिए। ये आपकी
कौन सी नोबल गैस होती है? ये आपके पास होती है बेटा आपकी आर्गन। तो आर्गन लिखेंगे आप और साथ में आपके पास आएगा 3d5 4s2। तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पता चला बेटा ये आर्गन है? आपको पता है 1s2 पे आपका हीलियम होता है, फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p6 पे आप आते हैं, फिर आते हैं बेटा आप 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन बेटा 3p6, है ना। तो ये आपके पास क्या होती है? आपकी हीलियम, ये आपके पास होती है बेटा नियॉन, और ये आपके पास होती है बेटा आपकी आर्गन। तो आपको इस तरीके से अपनी नोबल गैसेस का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम कहाँ पे चल रहे हैं और किस तरीके से चल रहे हैं। तो 3s2 3p6 पे जाके आपकी आर्गन एंड होती है, तो हमने इतने पोर्शन को आर्गन के अंदर कवर करके लिख दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, चाहे आप पूरा ओपन करके लिखिए, चाहे आप उसे कंडेंस कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके पास लिखी हुई हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और हम लेते हैं बेटा Z इज इक्वल टू लेट्स से 24। तो ये आपके पास जो एलिमेंट होता है बेटा वो आपके पास होता है आपका क्रोमियम। ये आपके पास एलिमेंट होता है क्रोमियम। अब क्रोमियम के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप लिखोगे बेटा 3d5 4s1, है ना। ये अब आपके पास आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d5 4s1, है ना। आप चाहें तो इसे फिर से एक तरफ करके और लिख सकते हैं आर्गन 3d5 4s1। आप फिर से इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं आर्गन 3d5 4s1। अब आपने इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा अगर आप अपनी वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, अगर आप अपनी वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो जो कि उससे पहले आता है, जिसका Z होता है 23, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है आर्गन 3d3 4s2, है ना। तो हम अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सपेक्ट करते हैं क्रोमियम के लिए, जिसका Z 24 है, दैट इज 3d4 4s2। बट ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सामने लिखी हुई है दैट इज योर 3d5 4s1। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्रोमियम की जो है वो थोड़ी अलग आती है? what is the reason? अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि ये आपकी एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये बेटा आपकी एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों? बिकॉज हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट है ना। 3d5 अगर रहता है बेटा वो भी स्टेबल रहता है, 3d10 रहता है वो भी स्टेबल रहता है। अगर आप इसे 3d4 4s2 लिख देते तो इसको हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। अगर किसी भी वजह से आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है तो आपको देखते ही समझ जाना है या तो d ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड भरा होगा या फिर d ऑर्बिटल एग्जैक्टली फुली फिल्ड भरा होगा। तो ये बात का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल की वजह से जो हमारा क्रोमियम है वो एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अब जैसे कि हम एक और एलिमेंट लेते हैं, है ना, 2 3 4 4th नंबर लेते हैं हम। Z लेते हैं बेटा 29, जो कि किसका होता है? कॉपर का रहता है ना। सिंबल जिसका क्या है? Cu है। तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 बेटा 3s2 3p6 एंड वी हैव 3d10 4s1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आपने इस चीज़ को इसके अंदर ही रख दिया 3d10 4s1। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है बेटा वो रहती है 3d9 4s2, बट ऐसा नहीं होता। इसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d10 4s1। मैं आपको बता देती हूँ कि हम इससे पहले वाला एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। Z इज इक्वल टू हम 28 ले लेते हैं। जैसे हम निकल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बेटा, देन वी हैव 3d8 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन
3d8 4s2। तो हर बच्चा यही सोचेगा कि अगला एलिमेंट अगर हमारा कॉपर है तो वो 3d9 4s2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमारे पास है कॉपर की वो 3d10 4s2 है, क्योंकि ये भी आपकी सबसे पहले तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जाता है। किस में जाता है बेटा? सबसे पहले तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चला जाता है ना? क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास एग्जैक्टली फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। आपके पास एग्जैक्टली फुली फिल्ड बेटा डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो इस वजह से वो स्टेबल है। इस वजह से कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता है। 3d9 होता तो बेटा उसको एग्जैक्टली फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स वाली जो स्टेबिलिटी है वो उसे नहीं मिल पाती है ना, इसलिए। तो बेटा कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जैसे कॉपर है, क्रोमियम है। वैसे तो और भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से एक्सेप्शनल होती हैं, बट बोर्ड्स में यही पूछी जाती हैं। एक और है जो बोर्ड्स में पूछी जाती है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करती हूँ। इतना लिखो बेटा, मैं साइड में हट गई हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब एक और आपके पास आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं Z = 46 पैलेडियम। देखो पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा ये तीनों ही हैं, इसके अलावा भी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट पूछी ये तीनों जाती हैं तो सबसे ज़्यादा गौर इन तीनों पर ही करना है। पता सारी कराऊंगी लेकिन याद इन तीनों को रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, सिंबल क्या होता है? पैलेडियम। तो वी विल राइट ओवर हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 बेटा 3p6 3d10 4s2 4p6 है ना। अब 4p6 भरने के बाद हर बच्चा क्या भरता है? 5s2 भरेगा और फिर 4d8 भर देगा, है ना। एक बार इसे हम काउंट कर लेते हैं। 6 और 4 10, 6 10 20 26 28 29 30 है ना बेटा, 10 40 और 46। अब एक बच्चा बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को यही एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि बेटा पहले तो आप 5s भरते हो फिर आप 4d भरते हो अकॉर्डिंग टू द ऑफबॉ प्रिंसिपल, है ना। ऑफबॉ प्रिंसिपल की प्रैक्टिस आपको करनी है खुद से। क्लास 11th में आपने पढ़ा है, पीरियोडिसिटी चैप्टर में आता ही होता है हर बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा कि इस तरीके से हमें भरना चाहिए, बट ये तरीका गलत है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो रहती है वो रहती है बेटा 4p6 5s0 और 4d10। ये जो आपने अब लिखा है ये आपका तरीका सही है और वो तरीका बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पैलेडियम। तो मैं फिर से लिख रही हूँ 1s2 इधर ना लिखकर मैं इसको वहाँ लिखती हूँ, है ना। इधर ही लिखती हूँ बेटा इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये बेटा रहेगी आपकी एग्जैक्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और आप इसको फिर से अपने उस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इतने पोर्शन को नोबल गैस का नाम दे दीजिए और लिख दीजिए आर्गन के बाद आपके पास क्या आता है बेटा? क्रिप्टन आता है। तो लिखेंगे 4d10 5s0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। एक लौती डी ब्लॉक एलिमेंट की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसमें एस में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। एक चीज़ पे ध्यान दो, तुम्हें बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है n-1 d 1 से लेकर 10 1 से लेकर 10 ns 1 से लेकर 2 तुम्हें दिख सकता है बेटा, ये भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि S0 शो करता है, वो पैलेडियम है। बाकी सब में या तो S में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या दो रहेंगे। जैसे तुमने अभी देखा बेटा, यहाँ पर देखो S में 2 है, यहाँ पर S में 1 है, यहाँ पर S में 1 है, यहाँ पर S में 2 है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ज़्यादातर जो चलती है बेटा वो NS1 या NS2 ही चलती है, पर पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 5s0 दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं लिख रही हूँ ओनली एलिमेंट हैविंग, ओनली एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक है, हैविंग NS0 इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी की वजह से बेटा पूरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम NS0 से 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको कभी कोई आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, मान लो पूछ लेता है बेटा कि मुझे तो Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो यहाँ पर बच्चे फंसते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से बाहर निकालें, है ना, भरते टाइम क्या भरना है, निकालते टाइम कैसे निकालना है। तो अब ध्यान से सुनना है, मैंगनीज+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होती है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ये तरीका है तुम्हारा भरने का, बिल्कुल भर दिया तुमने। अब जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब तुम चाहते हो कि नहीं भाई हमें तो Mn+2 की लिखनी है, तो बेटा ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन हमेशा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सबशेल से ही निकाला जाएगा, हमेशा। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखने वाला कौन सा सबशेल है बेटा 4s है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल रहा है, +2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, क्या बचा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड यू हैव गॉट योर आंसर। बस हो गया बेटा। तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम रखने वाला आपका सबशेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालो और बस इतनी सी बात है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंगनीज+2 है बेटा। ऐसे बेटा लेट्स से कि आपको निकालना है, आपको बताना है क्रोमियम+3, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकालोगे बेटा आप 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे 3d से, क्योंकि आपका क्रोमियम+3 पूछा गया है। तो निकाल लो बेटा क्रोमियम+3, क्या परेशानी है, 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p6 3s2 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेंगे, तो क्या बचेगा बेटा 3d3 बचेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, इतना ही आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये है क्रोमियम+3। चलते हैं आगे। अब आते हैं बेटा यहाँ, अब मैंने यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो टाइप पहले ही करवा दी हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास प्रेजेंट है। आपके पास सबसे पहले आती है आपकी 3D सीरीज़, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, स्कैंडियम से जिंक तक होती है, हो गई 3D सीरीज़। उसके बाद एटॉमिक नंबर 4D सीरीज़ के लिए है 39 से, तुम्हें पता है 48 तक होता है, आज ही बताया क्लास में, पता ही है आपको। और ये बेटा आपकी कौन सी सीरीज़ के लिए है, 5D सीरीज़ के लिए 57 से 80। उसके बाद वाली की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। 60 सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड्स में या CUET में नहीं पूछी जाती है, तो आप बेफिक्र रह सकते हैं। आपको 5D सीरीज़ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करनी है, उसमें हम आपको बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते। सब कुछ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, जहाँ पर भी मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे हैं जिन भी एलिमेंट्स को, वो सभी के सभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल रखते हैं, एक्सेप्शनल रखते हैं, ठीक है बेटा। क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, नायोबियम हो गया, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखने हैं वो ये 3 याद रखने हैं।
सबसे ज़्यादा सवाल इन तीनों पे ही पूछा जाता है, तो इन पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। एक्सेप्शनल के टर्म्स में अपने हाथों से सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, खुद से लिख लिख के देखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है बेटा? तो ये पूरी की पूरी टेबल की आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे बेटा, दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ से आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं बेटा, बहुत सवाल। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन होती है बेटा, एलिमेंट्स इन विच there is incompletely filled D subshell, incompletely filled D subshell in its ground state or any other common oxidation state in its ground state or any other common oxidation state। किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में अगर आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हर चीज़ तो बेटा एग्जाम्पल से ही समझाई जाती है, तो एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। मैं आपसे कहती हूँ बेटा, आपके पास एग्जाम्पल है, मान लो मैंगनीज, जिसका Z आपके पास यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 25। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 3d5 है बेटा और 4s1 है। तो आप सिर्फ इतने पोर्शन को ध्यान से देखिए और आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको साफ साफ बेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डी सबशेल है। क्या है यहाँ पर? इनकम्प्लीट डी सबशेल है। यहाँ पे क्या है बेटा? इनकम्प्लीट डी सबशेल, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट है ना। अब हम किसी और एलिमेंट को एग्जांपल लेके समझते हैं, है ना। इसकी भी एक कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले लेते हैं। जैसे मान लो बेटा कि मैंगनीज की मैं अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मैंगनीज मान लो बेटा +2 में लेती हूँ, तो मैंगनीज +2 के अंदर 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 3d5 है, 4s0 है। यहाँ पर भी बेटा आपके पास ये अभी भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। तो आप चाहे इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में लो, चाहे आप इसकी ग्राउंड स्टेट में लो, कहीं पर भी लो बेटा, आपको ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट ही दिखाई देगा, ग्राउंड स्टेट। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। पर अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कुछ और एलिमेंट्स की, जैसे कि मैं साइड में हट गई हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करती हूँ। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनेशियम, इन चारों एलिमेंट्स की मैं बात करती हूँ, है ना। अब मैं इनमें से किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेती हूँ, तो वो है आपके पास आर्गन 3d10 4s2। जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 30, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। और हम जो इस टाइम पर ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट। क्या आपको कोई इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल दिखाई दे रहा है?
नो मैम, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ये इनकम्प्लीट डी सबशेल नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड, ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। तो कैसे कह दूं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकती हूं मैं? बताओ भाई, नहीं कह सकती ना। मैम कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, आप तो ग्राउंड स्टेट बोल रही हो, तो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो देखो, आपने खुद ही डेफिनेशन में लिखा है। अच्छा जी, चलो ठीक है भाई। तो ये बेटा इसकी मैंने क्या लिखी है? ग्राउंड स्टेट लिखी है ना। अब मैं इसकी लूंगी बेटा कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हम जिंक ले लेते हैं बेटा +2। बेटा जिंक +2 में ही एग्जिस्ट करता है और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चैप्टर में आगे जाके पता चलेगा, अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर कोने में साइड में लिख सकते हैं हिंदी में कि जिंक +2 में ही एग्जिस्ट करता है, जिंक की कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। ऐसा आप खुद से हिंदी में साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0। हाँ भाई, कौन थे वो लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट गा रहे थे? कहाँ हो तुम? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अब कहाँ हो तुम? क्या हो गया? बंद हो गई आवाज? तुम जो गा रहे थे कि कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें निकाल के दिखाओ, लो भाई जिंक जी, आप तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना। हमने आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आपका तो फिर से यही चल रहा है। आप तो अभी से फिर से कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल रख रहे हैं। आए बाएं ताएं, कहने का मतलब ये है आपको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नाम नहीं दे सकते। आपका हम दूसरा नामकरण कर रहे हैं, आप सबका हम दूसरा नामकरण कर रहे हैं, और हम आपको नाम दे रहे हैं। आप आज से कहलाएंगे, आज से और अभी इसी वक्त से, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहलाएंगे आप? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे आप। आज से आपका यही नाम है और आपको इन्हीं नाम से आप सभी को जाना जाएगा। आप सभी को अब से इसी नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रहे बेटा, चाहे आपका जिंक हो, कैडमियम हो, मर्क्यूरी हो या फिर कॉपरनेशियम हो, सब में आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी। इस पूरे के पूरे चारों के चारों ग्रुप की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, वो होती है N-1 D10 और NS2। इन सभी की यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, बदलती नहीं है बेटा, इन सब की यही रहती है। ओके, तो फिर मैम आप हमें ये बता दीजिए कि मैम वाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। क्यों भाई, ये क्या मतलब है? जिंक को कोई आगे पीछे नहीं है क्या? जिंक के, जिंक को तुमने स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट दे दिया, देश निकाला कर दिया, उसको नाम ही अलग कर दिया उसका। क्यों भाई? कॉपर भी तो D10 है। कॉपर के साथ क्या है भाई तुम्हारा? कोई अच्छी ज़्यादा अच्छी दोस्ती है तुम्हारी कॉपर से? तो ज़रा समझाते हैं कि कॉपर के साथ हमारी ज़्यादा अच्छी दोस्ती क्यों है यहाँ पे। देखो बेटा, अब होता क्या है ना, देखो कॉपर को जिसका Z कितना होता है बेटा? 29 होता है। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं, अगर बेटा मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। बात समझ में आती है? कंप्लीटली फिल्ड है।
क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहें? जरा अब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं, है ना। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है बेटा वो +1 भी रहती है, कॉपर की +2 भी रहती है। ये आपको चैप्टर में आगे जाके पता चलेगा। तो ज़रा हम निकालते हैं बेटा कॉपर +2 के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली हमने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s0। ओए होए होए होए, ये क्या हो गया? ये तो कमाल हो गया। क्या हो गया? कमाल हो गया। क्या मिल गया तुम्हें? जवाब इनकम्प्लीटली फिल्ड। क्या मिल चुका है तुम्हें? इनकम्प्लीटली फिल्ड मिल चुका है तुम्हें डी सबशेल। और वही तुम्हें चाहिए था। तुम्हें किसी भी तरीके से अगर किसी एलिमेंट का, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर तुम्हें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल मिल जाता है तो वो एलिमेंट आपका कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर भले ही ग्राउंड स्टेट में नहीं समझा जा रहा है, बट अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल रखता है, तो कॉपर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, ना कि स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि बेटा साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है और एनी अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे ग्राउंड स्टेट में या किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर तुमने इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल के क्राइटेरिया को अचीव कर लिया तो तुम ट्रांजिशन एलिमेंट हो, नहीं तो तुम नहीं हो। तो कौन नहीं है आपके पास? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम रखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में ही एंटर करता है, बट इनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल नहीं होता। ये बात ध्यान रहे। सवाल ले लेते हैं कि आपके पास जो जिंक होता है और जो कैडमियम होता है और जो मर्क्यूरी होता है और जो कॉपरनीशियम होता है, हम इनको क्या बोलें? हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलें, बताओ भाई, या फिर हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलें, बताओ भाई, तुम ही बताओ, या फिर हम इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलें, है ना, या फिर हम इनको बोलें बोथ 1 and 3। तो बेटा क्या आंसर आप सभी का होना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए बेटा बोथ 1 and 3, क्योंकि आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखते हैं n-1 d10 है, 4s2 है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आपका डी सबशेल में ही एंटर करता है, बट आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल नहीं है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ये बस ये दोनों होते हैं, बिकॉज they do not have incompletely filled D subshell in they do not have incompletely filled D subshell in their ground state or any other ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यही सवाल आपके पास कॉपर के लिए भी आता है, तो ध्यान रखना है कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब बेटा आपसे पूछा जाता है कॉइनेज एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? कॉइनेज एलिमेंट्स के बारे में। तो ध्यान रहे, बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि जो आपके पास आपका
ग्रुप नंबर 11 होता है उसको हम कॉइनेज एलिमेंट्स से बना हुआ ग्रुप कहते हैं। तो हम कहेंगे कॉइनेज एलिमेंट्स ग्रुप, वो ग्रुप जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कॉइनेज है। मैम कॉइनेज का मतलब क्या होता है? कॉइनेज का मतलब होता है बेटा, कॉइनेज का मतलब होता है जिनसे हम ज्वेलरी बना सकें, ज्वेलरी मेकिंग कर सकें हम जिन एलिमेंट से, या फिर हम क्या बना सकें, या फिर हम बना सके बेटा ऑर्नामेंट्स, है ना, बर्तन भाटे, ऑर्नामेंट्स मेकिंग। तो आप जिन आपके एलिमेंट से ज्वेलरी बना सको या बर्तन बना सको, ऑर्नामेंट्स बना सको, तो उनको आप कॉइनेज कहते हो। तो ये सब आपके ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को कहा जाता है ना बेटा। कौन कौन से रहते हैं? कॉपर रहता है बेटा, सिल्वर रहता है बेटा, गोल्ड रहता है। इन सभी को हम कॉइनेज की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है बेटा। तो अब इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए हैं और उन सभी के सभी होमवर्क को आपको परफॉर्म करना है खुद से। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सब होमवर्क का रिटन सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप वो सोल्यूशन देख सकते हैं, वो रिटन सोल्यूशन मिलेगा आपको, ताकि अगर आपने किया है क्वेश्चन और आपको कोई डाउट है तो वो वहाँ से आप अपना रिटन फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपना आज का लेक्चर एंड आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। जितना भी आज करा है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं कराया है, बट हाँ क्वेश्चंस जितना भी कराया उन सब से बनने के चांसेस बिल्कुल हैं, है ना, क्योंकि ये बेसिक है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट से दोस्ती करने में, हाथ बढ़ाने में। यानी कि आप मुझसे दोस्ती कर रहे हैं, मुझसे दोस्ती करोगे, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट से दोस्ती करोगे। तो जब तक दोस्ती नहीं होगी तब तक कैसे बात बनेगी, है ना। आपको और मुझे भी दोस्त बनना पड़ेगा, आपको और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी दोस्त बनना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो हमेशा से जैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दी है, तो ध्यान रखना है बेटा कि आपको डेली का काम डेली करना है, और हमेशा क्लास नोट्स आप चाहे खुद से बनाएं लेकिन फिर भी उनको रेफ़र करें। कभी कभी क्या होता है, मैं कोई चीज़ बाद में ऐड कर देती हूँ, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने क्लास के साथ नोट्स बना लिए हैं तो हो गया है। आप अपना डाउनलोड करिए फाइल, नोट्स को देखिए, क्या पता उसमें कोई चीज़ मैम ने ऐड तो नहीं करी। कभी कभी मैम ऐड कर देती हैं, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, फर्स्ट क्लास में चीज़ें बता रही हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। ठीक है, क्लास नोट्स को रेफ़र करना है ना, डाउनलोड करके, और डेली का काम डेली ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी बैकलॉग वाली परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।